हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप एक्ट में मैंने आपको बताया था पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और उनके रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे रिलेशन बनते हैं, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में चर्चा करी थी। तो उसी के आगे का टॉपिक चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट का नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले यहां पर बताया गया डिस्कस द एफोरसेड एलिमेंट्स वन बाय वन। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जितने भी फीचर्स पढ़े थे, जितने भी रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, जितने भी एसेंशियल्स पढ़े थे, उसको डिटेल में यहां पर बताया गया। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यही चीज तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताई थी कि क्या एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी एक इंडिविजुअल कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिए, देखिए यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है, पर्सन। अभी मैंने क्या बोला, क्या एक अकेली कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? तो क्या कंपनी भी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है। देखो यहां पर पर्सन लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कहां पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कहां पर पर्सन लिखा हुआ है, कहां पर रेजिडेंट लिखा हुआ है, कहां पे सिटीजन लिखा हुआ है। इन सारी बातों का, ये जो सारे शब्द है ना, इन शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है। तो देखिए यहां पर पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, जबकि पर्सन की अपने आप में एक डेफिनेशन है। पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन बोथ। यानी अगर कहीं पर पर्सन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर नेचुरल पर्सन भी आएंगे और आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे। अगर यहां पर लिखा होता इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब क्या था? इंडिविजुअल का मतलब मैं, आप, हमारे जैसे नेचुरल पर्सन, जैसे ओपीसी। जो बच्चे दोबारा से देख रहे हैं, उन्होंने कंपनी लॉ अगर पढ़ी होगी, कंपनी लॉ वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने क्या बताया था? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ इंडिविजुअल कैन फॉर्म। यानी ओपीसी को एक इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है, यानी मैं, आप और हमारे जैसे नेचुरल पर्सन ओपीसी को फॉर्म कर सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी को फॉर्म नहीं कर सकता। उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है पर्सन, तो पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ बेटा? कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं वो लोग भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। तो अगर दो कंपनीज मिलकर के पार्टनरशिप करना चाह रही हैं तो भी हो सकता है। एक कंपनी, एक एलएलपी, एक इंडिविजुअल मिलकर के पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो भी बिल्कुल हो सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। वो कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वो पर्सन जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। तो लॉ ने तो आर्टिफिशियल पर्सन को भी रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जैसे माइनर है तो माइनर को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये चीज आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखी होगी कि माइनर अगर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होगा। तो माइनर को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो माइनर एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। देखिए, देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वो पर्सन जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्टिफिशियल पर्सन में फर्म आती है? नहीं आती है बेटा, नहीं आती है। फर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, फर्म का मतलब होता है कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। यानी अगर सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको फर्म बोला जाएगा। क्या फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्या फर्म की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। फर्म तो केवल और केवल कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स है। यानी अगर सारे पार्टनर्स को एक साथ बुलाना हो तो क्या बोला जाएगा कि भाई ये लोग मिलकर के अपनी एक फर्म चला रहे हैं या ये फर्म काम करी। फर्म का मतलब पार्टनर। पार्टनर और फर्म अलग अलग नहीं है। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी और मेंबर्स ये दोनों अलग अलग होते हैं। यही तो कंपनी लॉ में पढ़ा। तो वही चीज है यहां पर, फर्म की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती तो एक फर्म कभी भी पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर, अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो वही चीज मैंने बताई, माइनर को भी लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी
इन पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स हैं अगर उनकी कंसेंट है तो वो लोग माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते हैं, लेकिन माइनर को कभी भी पार्टनर नहीं बोला जाएगा। बट with the consent of all the partners may be admitted to the benefits of partnership। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। अब देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में ये तो दिया हुआ है कि भाई कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कितने ज्यादा ये तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा नहीं है। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन 464 है, वो ये यूनिवर्सल सेक्शन है। यूनिवर्सल सेक्शन का मतलब ये जितने भी प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस हैं ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये क्या बताता है, अगर 50 या 50 से ज्यादा लोग मिल करके अगर कोई भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और वो किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, किसी भी बिजनेस के प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बेसिक अब पार्टनरशिप के लिए भी यही है कि रजिस्ट्रेशन होना ऑप्शनल है। ठीक है, तो देखिए but section 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership firm। तो इस सेक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। इसको आप सीए इंटर में पढ़ोगे, ठीक है डिटेल में। ये आपका जो कंपनी लॉ है सीए फाउंडेशन में, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें भी नहीं है, ये आप सीधे सीए इंटर में इसको पढ़ोगे। हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन वो बाद में। देखिए दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एग्रीमेंट। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई सारे पार्टनर्स मिल करके अपनी एक एसोसिएशन बना रहे हैं, तो जब सारे पार्टनर्स मिल करके अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा भाई, सारे पार्टनर पैसा लगा रहे हैं, पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर भी करेंगे। हर एक पार्टनर के अपने राइट्स होंगे, अपनी ड्यूटीज होंगी, कौन पार्टनर क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, हर एक चीज डिसाइड होती है ना बिजनेस में। तो ये सारी चीजों के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी। और जब एग्रीमेंट ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। जैसे फ्री कंसेंट, तो सारे पार्टनर्स वॉलंटरी बेसिस पे यानी अपनी मर्जी से फ्री कंसेंट दे करके पार्टनर बनेंगे। ठीक, दूसरा उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन भी होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होगा इसका मतलब सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। दूसरा देखिए अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग, यानी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। तो क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि इंडिया में ओरल में भी एग्रीमेंट हो सकते हैं और राइटिंग में भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट एक एडवाइस भी देता है। क्या एडवाइस देता है कि भाई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, भविष्य के डिस्प्यूट से बचने के लिए, फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए ये एडवाइजेबल है कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में करें, क्योंकि जब राइटिंग में होगा तभी तो एविडेंस होगा। भाई ओरल वाली चीजों को आप साबित कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे? और पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पैसा है वहां पर आज नहीं तो कल डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। तो इसी वजह से एक एडवाइजरी है कि भाई अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हो तो कहने को तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा राइटिंग में होना चाहिए फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए। तो देखिए इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न्ड। This element relates to voluntary contractual nature of partnership। तो बेटा देखो यही लिखा हुआ है, voluntary contractual nature of partnership। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, पार्टनरशिप का यही बेसिक फीचर है कि सारे पार्टनर्स मिल करके अग्री करके एक एसोसिएशन बना रहे हैं। तो वहां पर ये जो कंसेंट है उनकी ये वॉलंटरी होनी चाहिए, नहीं वो लोग अपनी मर्जी से पार्टनर बन रहे हैं। ठीक है Thus the nature of the partnership is voluntary and contractual। तो contractual relation होता है, दूसरा voluntary basis पर होता है। देखिए an agreement from which relationship of partnership arise may be express or implied। बिल्कुल देखिए हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप एक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट ऑफ
पार्टीज, ठीक है, बाय कंडक्ट, देखिए, फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स एंड फ्रॉम द कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड, शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। देखिए वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। आगे देखते हैं। अब देखिए पार्टनरशिप का नेक्स्ट एसेंशियल है बिजनेस। बिल्कुल, देखिए बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मतलब हुआ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होना जरूरी है। हालांकि बिजनेस का यहां पर मतलब बताया गया है कि बिजनेस का मतलब केवल ऐसा नहीं कि हमने सामान खरीदा और सामान बेचा। अगर आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं तो उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन में माना जाएगा। बस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई भी एसोसिएशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। पार्टनरशिप का मोटिव क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप का मोटिव हमेशा और हमेशा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए कभी भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो बिजनेस का होना जरूरी है। देखिए we will consider two proposition. First, there must be exist a business. For the purpose, the term business includes every trade, occupation and profession. तो यही चीज मैंने बताई। तो बिजनेस का मतलब केवल ऐसा नहीं सामान खरीदा और बेचा, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन। अगर जैसे मान लीजिए कि आप कल को सीए बनोगे, आपके दोस्त भी सीए बनेंगे, आप दो तीन दोस्तों के बीच में बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती है, तो सीए बनने के बाद में तीनों लोगों ने अपनी एक फर्म बना ली और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस फर्म को भी बोला जाएगा बेटा पार्टनरशिप फर्म। तो जरूरी नहीं कि बिजनेस हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप भी फर्म बना सकते हो। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन। एक्विजिशन ऑफ गेन का मतलब बेटा क्या हुआ? वही हुआ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। तो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी का होना जरूरी है। विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profit thereof. तो अगर जो एसोसिएशन है उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है तो फिर उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है देखिए एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। ऑब्वियसली कि भाई सब लोग अगर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए तो कर रहे हैं। तो आखिरी में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो भी एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ वैलिड पार्टनरशिप। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो एसेंशियल एलिमेंट है लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। यानी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर है जो प्रॉफिट को तो शेयर करता है लेकिन लॉस को शेयर करने के लिए वो एग्री नहीं है और बाकी सारे पार्टनर्स भी तैयार हैं कि ठीक है भाई लॉस हमारा, प्रॉफिट हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। The sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partner is entitled to the whole of the profit of the business. जहां पर पता चला एक ही पार्टनर है और सारा का सारा प्रॉफिट वो अकेले रख ले रहा है। भाई अगर मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं और सारे लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर कुछ लोग मिल करके काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट एक आदमी के पास में जा रहा है और वो क्या कर रहा है कि जो प्रॉफिट बचता है उससे हर महीने सबको एक एक सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो वहां पर रिलेशन क्या हुआ? वहां पर भी तो एसोसिएशन है लेकिन वहां पर रिलेशन बेटा क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो रहा है, वहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। बाकी वो कैसे भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, जैसे चाहो अब वैसे कर सकते हो। पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। तो किसी भी तरीके से जिस पे वो लोग अग्री करते हैं, जिसको भी जो भी तरीका उनको समझ में आता है उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? होना प्रॉफिट शेयरिंग ही चाहिए। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि एक फिक्स अमाउंट हर महीने मिल रहा है, तो वहां पर फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। देखिए वही चीज है मैंने आपको बताई कि जो लॉस शेयरिंग है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू अग्री टू शेयर all the losses. However, in the event of loss, unless agreed otherwise, there must be borne in the profit sharing ratio. और अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आपस में फिक्स नहीं है, जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, कहीं पर कोई अग्री भी नहीं हुआ था और अचानक से लॉस हो गया, तो वहां पर फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जिस रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी रेशियो में आप लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करो।
आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए, देखिए एग्जाम्पल इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताए थे। ठीक है, देखिए एक को ओनर वाला है, को ओनर वाला भी मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, ये वाला एक बार देख लेते हैं। नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। बिल्कुल देखिए, अगर कोई क्लब है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अगर आपको एनपीओ खोलना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, कोई भी चैरिटेबल पर्पस है, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 8 दिया हुआ है, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप कंपनी खोल सकते हो। तो कोई अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म करी जा सकती है। तो देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मे बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस। क्लियर सबको? आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको मैंने बहुत डिटेल में लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और यही कंक्लूसिव एविडेंस है, यही प्राइमा फेसी है। इसी को ही देख करके पता लगाया जाता है कि वाकई में ये एसोसिएशन पार्टनरशिप है या नहीं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप एसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए, या कोई भी एसोसिएशन है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, उसका ट्रू टेस्ट क्या है, तो उसका ट्रू टेस्ट बेटा आप यही इसी पॉइंट को ही आप डिफाइन करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? अगर मान लीजिए कि ए बी सी ये 3 लोग हैं और 3 लोगों ने मिलकर के अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करी। ए का काम है परचेज, बी का काम है सेल करना और सी का काम है मार्केटिंग का। तो ए जो परचेज कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? अकेले अपने लिए थोड़ा ना कर रहा है, वो बी और सी के लिए भी तो कर रहा है ना। तो ए क्या हुआ? एजेंट ऑफ बी एंड सी। अब बी जो सेल कर रहा है, बी किसके लिए सेल कर रहा है? ए के लिए बी कर रहा है, सी के लिए भी कर रहा है। तो यहां पर बी क्या हो गया? एजेंट ऑफ ए एंड सी। तो देखो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल वाली सिचुएशन में भी आता है और हर एक पार्टनर एजेंट वाली सिचुएशन में भी आता है। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, उस काम में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? उसके लिए लायबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल की होगी। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर लॉ ऑफ एजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर कोई भी एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है और उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो उस किए गए काम के लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। अकेला जिसने वो किया है वो लायबल नहीं होगा, सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एजेंसी यही कहता है। देखिए द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल the partners or by anyone or more of the partner acting for all. This is the cardinal principle of the partnership law. In other words, there should be binding contract of mutual agency. देखिए इसको mutual agency बोला जाता है, between the partners. An act of the partner in the course of the business of the firm is in fact an act of all the partner. Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all the other partner. क्लियर सबको? यही सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। He is an agent in so far as he can bind the other partner by his act, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of the other partner. तो अगर कोई पार्टनर गलती करता है तो उसके किए गए काम के लिए बाकी के सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे, और अगर बाकी के पार्टनर्स गलती करते हैं तो उनकी गलती के लिए वो वाला एजेंट भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। It may be noted that the true test of partnership, तो ट्रू टेस्ट क्या है बेटा? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है म्यूचुअल एजेंसी रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल तो है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो एसेंशियल तो है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, फाइनल एविडेंस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर फाइनल एविडेंस देखा जाएगा तो क्या है? ट्रू टेस्ट क्या है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए
If the element of mutual agency is absent, then there will be no partner. तो अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो फिर वहां पर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी. एग्जांपल देख लेते हैं एक बार. A, B and C are partners in ABC Associates. A partnership form if A made certain purchases for the purpose of business from Mr. K, then Mr. K can recover the money from Mr. A, B and C, as all partners are liable for any act done on behalf of the firm. तो बिल्कुल सेम वैसे ही है. अगर एक पार्टनर ने कोई भी परचेजिंग करी है तो उस पेमेंट के लिए तीनों के तीनों पार्टनर्स बराबर लायबल होंगे. आगे देखते हैं. अब देखिए यहां पर एक केस लॉ दिया हुआ है केडी कामत एंड कंपनी का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था. देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होना चाहिए. किस चीज का होना चाहिए? शेयरिंग द प्रॉफिट का होना चाहिए और लॉसेस का होना चाहिए ऑफ द business, and the business must be carried on by all or any of them acting for all within the meaning of the definition of the partnership under section 4. तो जो section 4 में जो definition और meaning दी हुई है उस definition और meaning के हिसाब से ये चीज होना एसेंशियल है. तो यहां पर केडी कामत वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दो पॉइंट्स का सेटिस्फाइड होना जरूरी है. यहां पर एक चीज और भी उन्होंने बोली, द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल by agreement of the parties is vested one partner or the further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm. अब देखो यहां पर क्या हुआ. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सारे पार्टनर्स ने मिल करके एक पार्टनर को ऑथराइज कर दिया है, अगर सारे पार्टनर्स ने मिल करके एक पार्टनर को ऑथराइज कर दिया है कि भाई तुम ही बैंक अकाउंट को संभालोगे, तुम ही पैसा उधार लोगे, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे के सारे तुम ही करोगे, बैंक अकाउंट को भी तुम ही ऑपरेट करोगे, तो फिर क्या ऐसा बोला जाएगा कि भाई यहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है. ये उनका इंटरनल इशू है. ये उनका इंटरनल इशू है कि अगर एक आदमी फाइनेंस में बहुत अच्छा है तो हमने क्या किया, फाइनेंस से रिलेटेड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी. तो अगर किसी एक पर्सन को सारा का सारा काम भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो भी उसको पार्टनरशिप माना जाएगा. देखिए, are not destructive of the theory of partnership provided the two essential condition mentioned earlier are satisfied. मेरी बात सबको समझ में आई? तो अगर सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके सारा का सारा काम किसी एक पार्टनर को भी दे देते हैं तो ये उनका इंटरनल मैटर है. कोई एक आदमी कैपेबल है, सक्षम है किसी काम को करने के लिए तो उसको दे दिया, ये उनका इंटरनल इशू है. लेकिन वहां पर तो भी उसको पार्टनरशिप माना जाएगा. The partnership agreement is also known as partnership deed. बिल्कुल जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है. कुछ भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हो. ठीक, तो देखिए टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं. सेक्शन 6 क्या बोलता है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. सॉरी, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. तो अगर हमको यह देखना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही तो तरीका क्या है? सेक्शन 6 क्या बताता है? देखिए, इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, regard shall be held to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. तो यहां पर अगर यह देखा जाए कि कोई भी एसोसिएशन है उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, या जो भी उसमें काम कर रहे हैं उसको पार्टनर बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, तो एक रिलेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. तो देखिए क्या क्या यहां पर एलिमेंट दिए गए. सबसे पहले देयर वाज एन एग्रीमेंट. सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए सारे पर्संस के बीच में. दूसरा, एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का होना चाहिए. ठीक है. द बिजनेस वाज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और यही तो केडी कामत वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. ठीक है, तो इन पॉइंट्स का होना जरूरी है. तो अब आते हैं एग्रीमेंट में. तो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं. तो देखिए, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द स्टेटस. स्टेटस का मतलब क्या हुआ? स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि जैसे HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही किस HUF में चाइल्ड बॉर्न हुआ वैसे ही वो HUF का मेंबर बन जाता है.
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, जैसे ही चाइल्ड बॉर्न हुआ वैसे ही वो उसका मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कि अगर कोई पार्टनर है, उसका कोई बेटा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन गया। पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप है वो अराइज होती है एग्रीमेंट से, ना कि स्टेटस से। तो देखते हैं द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप arises from the contract and not from the status, and in particular the members of a HUF carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carried on business as such are not partners in such business। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि बेटा जो HUF में है, तो HUF में भी तो एक एसोसिएशन बन रही है, लेकिन उसको कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। उसी तरीके से बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ अगर मिलकर के काम कर रहे हैं तो उसको भी पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या बताया गया है, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। तो केवल देखो ये चीज तो फैक्ट है कि अगर जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो एजेंसी वाला है, अगर केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, अगर केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसका एक सर्टेन परसेंटेज एक पर्सन को दे रहे हैं, तो क्या केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को देखते हुए किसी को पार्टनर बोल लिया जाएगा क्या? तो वही चीज है, देखिए the receipt by a person of a sharing of the profit of a business or of a payment contingent upon the earning of profit or varying with the profit earned by a business does not of itself make him a partner in the firm। देखिए अगर किसी को कोई केवल प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो केवल इस बेसिस पर उसको पार्टनर नहीं मानेगा। वो तो भाई किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैंने कहा भाई फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा हर महीने हम प्रॉफिट का 10% तुमको देते रहेंगे, तो क्या वो मेरा पार्टनर बन गया? क्या पार्टनर नहीं बना। तो किसी एक कंडीशन का होना जरूरी नहीं है, सारी की सारी कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को देखते हुए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन पार्टनर है या नहीं। तो देखिए हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। देखिए by a lender of money to person engaged or about to engage in any business। अब अगर मान लीजिए कि कोई लेंडर है, ठीक है, किसी ने पैसे उधार दिए, सेम वही वाला एग्जांपल है जो मैंने बताया कि किसी ने पैसे उधार दिए और सारे पार्टनर्स मिलकर के तैयार हो गए कि भाई जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसका हर महीने हम आपको 10% या 15% देंगे, तो क्या वो जो लेंडर है वो पार्टनर बन गया? बिल्कुल नहीं बना। उसी तरीके से बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। अब अगर कोई एजेंट है, कोई भी सर्वेंट है, हम उसको प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा, तो ये भी तो एक तरीके का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो क्या वो एजेंट और सर्वेंट हमारा प्रिंसिपल सॉरी हमारा पार्टनर बन गया? बिल्कुल नहीं। बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी। अब अगर किसी को बेनिफिट दे रहे हैं प्रॉफिट का कि कोई माइनर है या कोई विडो है, भाई मान लीजिए ए बी और सी, इन तीन लोगों ने मिल करके अपनी एक फर्म बनाई, तीनों लोगों ने दिन रात मेहनत करी, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, अचानक से एक ही डेथ हो गई। तो बी और सी अच्छे आदमी थे, इन लोगों ने सोचा कि यार आज बिजनेस इतने अच्छी पोजीशन पर है और हम तीनों लोगों ने बराबर बराबर मेहनत करी थी, अब बताओ एक ही डेथ हो गई, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका एक छोटा बच्चा है, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम एक ही वाइफ को और उसके बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट है उनकी और वो लोग उसको प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या वो विडो और उसका बच्चा, क्या वो पार्टनर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो यहां पर भी है, लेकिन वो एज अ बेनिफिशियरी है, पार्टनर नहीं। by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof does not of itself make the receiver a partner with the person carrying on the business। तो उसी तरीके से अगर कोई भी प्रीवियस ओनर है या कोई भी पार्ट ओनर है, ठीक है, और जो गुडविल को सेल किया जा रहा है उसकी कंसिडरेशन को अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं तो केवल इस वजह से उसको पार्टनरशिप नहीं माना। देखिए as discussed earlier, sharing of profit is an essential element to constitute a partnership, but it is only a prima facie evidence and not conclusive। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया,
कॉन्क्लूसिव एविडेंस बेटा वही है म्यूचुअल एजेंसी। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी तो हो सकता है, यानी प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, एट फर्स्ट इंप्रेशन, भाई पहली नजर में तो देख करके लग रहा है कि हाँ यार पार्टनरशिप है, लेकिन अगर फाइनल टेस्ट आप करोगे, फाइनल एविडेंस पे आप आओगे, तो फाइनल एविडेंस नहीं है। प्राइमा फेसी का मतलब एट फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार देखते हुए। कॉन्क्लूसिव का मतलब फाइनली, जब हम सारी चीजें डिसाइड कर चुके हैं, तो फाइनली केवल इस पॉइंट पे हम सामने वाले को पार्टनर नहीं मान सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट को शेयर कर रहा है। देखिए इन सारी सिचुएशंस में हम लोगों ने यही पढ़ा। In that regard, the sharing of profit or of gross return accruing from property by person holding joint or common interest in the property would not by itself make such person our partner. Although the right to participate in profit is a strong test of partnership, and there may be a case where upon a simple participation in profit there is a partnership. Yet, whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties. अब बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी है जिसको केवल 2% प्रॉफिट का मिल रहा है, केवल 2% मिल रहा है, लेकिन तो भी उसको पार्टनर माना जा सकता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन कॉन्क्लूसिव नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना जरूरी है। देखिए, where there is an express agreement between partners to share the profit of a business and business is being carried on by all or any of them acting for all, there will be no difficulty in the light of provision of section 4 in determining the existence of otherwise of partnership. तो जहां पर ये दोनों चीजें होंगी, यानी कि दोनों का मतलब जहां पर म्यूचुअल एजेंसी भी होगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होगी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो फिर वहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं, तो फिर इसका मतलब इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है, बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन आइदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट। देखिए वही चीज है जो मैंने आपको बताई, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी चीजें सब कुछ स्पेसिफाइड है, तब तो ये पता लगाना आसान है कि भाई ये पार्टनरशिप है या नहीं है। लेकिन डिफिकल्ट चीजें कब हो जाती हैं, जहां पर स्पेसिफिक चीजें नहीं है, जहां पर स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जो केडी कामत वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसमें जितनी भी चीजें बताई कि एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये फिर इम्प्लाइडली देखी जाती हैं, यानी बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज देखी जाती हैं या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस देखी जाती हैं, तब ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये पार्टनरशिप है या नहीं। तो अगर चीजें स्पेसिफिक है तो फिर आसान होता है पता लगाना कि ये एसोसिएशन पार्टनरशिप नहीं है या नहीं है, लेकिन जहां पर चीजें स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पर दिक्कत होती है। तो देखिए, but the task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement is such as does not specifically speak of partnership। या तो एग्रीमेंट है तो उसमें सही तरीके से मेंशन नहीं है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है। तो इस तरीके केसेस में क्या होगा बेटा, in such a cases for testing the existence or otherwise of partnership relation section 6 has to be referred। तो सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, सेक्शन 6 में कुछ पॉइंट्स दिए हम लोगों ने पढ़े कि एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तो उसके सेक्शन 6 को वहां पर रेफर किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आएगी ये पता लगाने में कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो वहां पर सेक्शन 6 को रेफर किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, रिगार्ड मस्ट बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। तो जब ये पता लगाने की बारी आएगी कि पता लगाया जाएगा कि भाई रियल रिलेशनशिप है क्या, तो फिर सारे के सारे फैक्ट्स को एक साथ लेकर के कंसीडर किया जाएगा। द रूल इज इजीली स्टेटेड एंड इज क्लियर बट इट्स एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। तो बिल्कुल रूल तो देखिए आसान लग रहा है, लेकिन इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट है। Cumulative effect of all relevant facts such as written or verbal agreement, real intention and conduct of the parties, other surrounding circumstances etc. are to be considered while deciding the relationship between the parties and ascertaining the existence of partnership। तो देखो जहां पर सारी की सारी चीजें स्पेसिफाइड हैं वहां पर तो दिक्कत नहीं है,
लेकिन जहां पर चीजें स्पेसिफिक नहीं है या एग्रीमेंट का नेचर ऐसा है, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है कि समझी में नहीं आ रहा कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो वहां पर फिर सर्कमस्टेंसेस के और उनके रिलेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, सेक्शन 6 को अप्लाई किया जाएगा और फिर पता लगाया जाएगा कि ये एसोसिएशन पार्टनरशिप में है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एजेंसी। तो देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ, ये हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं, इज वेरी मच हेल्पफुल in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is the principal as well as an agent of the other partner. Same चीज अभी मैंने आपको बताई. So the act of one partner done on behalf of the firm binds all the partner. तो अगर एक पार्टनर ने कोई भी काम किया है तो उसके किए गए काम के लिए हर पार्टनर बाइंड होगा. If the elements of mutual agency relationship exist between the partner constituting a group formed with a view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to exist. तो यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है और म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो फिर वहां पर ये माना जा सकता है कि भाई ये एसोसिएशन पार्टनरशिप. तो चलिए देखिए, आगे देखते हैं. हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज अ कार्डिनल, ये तो पैराग्राफ रिपीट हो गया है आई थिंक, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, ये वही है. ठीक है, ये रिपीट हो गया. यहां पर एक शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासूराम मुरजमल. दासूराम है बेटा, ये दासूराम, दासूराम मुरजमल. इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए पार्टनरशिप ओरल तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा सपोर्ट में जरूर होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि ये पार्टनरशिप है. भले ही वो एक रिटर्न एग्रीमेंट हो, जॉइंट बैंक अकाउंट हो, या किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पार्टनरशिप है. ओरल पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. तो देखिए क्या हुआ. In Santi Ranjan Das Gupta versus Dasu Ram Murjamal, following factor is weighed upon the Supreme Court to reach the conclusion that there is no partnership. और इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या था, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, यहां पर कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है. देखिए, पार्टीज हैव नो रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनर्स के पास में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं थे, कोई भी टर्म्स और कंडीशन नहीं थी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एग्रीमेंट इन राइटिंग, कोई भी एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं था. दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट ऑफ इट्स ओन, का कोई भी अकाउंट भी मेंटेन नहीं था विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ द पार्टीज. ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं था जिसको दोनों की दोनों पार्टीज इंस्पेक्ट कर सकती हो. नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वॉज ओपन विद एनी बैंक, कोई भी बैंक अकाउंट भी नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट भी नहीं था. नो रिटन इंटेंशन वॉज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप. और ना ही किसी भी तरीके से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को कोई इन्होंने रिटन नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन दी थी कि हम लोग कोई भी पार्टनरशिप को क्रिएट कर रहे हैं. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ओरल एग्रीमेंट तो हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट के साथ में कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. तो यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, इस वजह से बोला गया कि यहां पर कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट. तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू.